तो दोस्तों दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका के एलाई है और दोस्तों अमेरिका के इन एलायंसों के ही कारण आज अमेरिका हथियारों के मार्केट में इतना मजबूत है। बेसिकली दोस्तों अमेरिका दशकों से अलग अलग देशों के साथ अलायंस बना के कई तरीके के अलग अलग गठबंधनों को आगे चला रहा है और इन गठबंधनों में शामिल देश लगातार अमेरिका से बड़े बड़े हथियारों को परचेस कर रहा है। पर दोस्तों अमेरिका के क्लोज तरीन एलाई कहे जाने वाले दो देशों के तरफ से अब अमेरिका को बड़े झटका देने के लिए तैयारी शुरू कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों इन दोनों देशों में से एक देश तो ऑलरेडी अमेरिका को पहले ही झटका दे चुका है और एक तरीके से अमेरिका के एक बहुत बड़े गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद अमेरिका से ये देश दूर हो चुका है, जबकि दूसरा देश जो है वो एशिया के अंदर अमेरिका के सबसे क्लोज तरीन और सबसे बड़े एलाई में से एक है, लेकिन अब जल्द ही अमेरिका को काफी बड़ा झटका देने का तैयारी कर रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिन दोनों देशों का जिक्र कर रहा हूँ उनमें एक तो है साउथ कोरिया जबकि दूसरा है टर्की। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया जो कि बड़े मात्रा में अमेरिकी हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपने अमेरिका के ऊपर से डिपेंडेंस को घटाने के लिए बड़े डेवलपमेंट कर रहा है और दोस्तों इन डेवलपमेंटों के अंतर्गत साउथ कोरिया अपने बेड़े के एयरक्राफ्टों के लिए या फिर कहे तो अपने बेड़े के नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों के लिए नए इंजनों का तैयारी करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि साल 2019 में केवल मात्र टर्की रशिया से S-400 जैसे मिसाइलों को खरीद के ही अमेरिका से दूर नहीं हुआ है, बल्कि उसके बाद नेटो के अंदर रहते हुए भी टर्की के तरफ से कई तरीके के ऑफेंसिव हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से अमेरिका के नाराजगी का भी कारण बन रहा है। और दोस्तों टर्की के तरफ से फिर से और एक बड़ा हथियार बना लिया गया है जो कि कई सारे देशों की चिंता का विषय बन सकता है, जिनमें अमेरिका और अमेरिका के कुछ एलाई देश भी शामिल है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में साउथ कोरिया के डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कहे तो DAPA के तरफ से हाल ही में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा गया है कि साउथ कोरिया के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्टों के लिए अब देश में ही एक 15,000 पाउंड फोर्स क्लास की टर्बोफैन इंजन का डेवलपमेंट होगा और दोस्तों DAPA के तरफ से इसके रिसर्च इनिशिएटिव को भी शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों इस बड़े अनाउंसमेंट को कुछ ही दिन पहले ही किया गया और साउथ कोरिया के कुछ मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट के मुताबिक असल में साउथ कोरिया साल 2035 से साल 2040 के दरमियान ऐसे इंजनों को संपूर्ण रूप से डेवलप चाहता है ताकि इसका इस्तेमाल डोमेस्टिकली डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्टों में किया जा सके। हालांकि दोस्तों इस तरीके का खबर साउथ कोरिया के अंदर से पहले से ही आ रहा था और हनवा एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से साल 2023 के शुरुआती समय में ही जानकारी दिया गया था कि साउथ कोरिया एक खुद के स्वदेशी इंजनों का डेवलपमेंट करेगा, लेकिन DAPA के तरफ से मोहर लगाना मतलब ये एक तरीके से अब कंफर्म हो चुका है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि असल में ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 फेज में होगा, जहां पे साल 2024 से साल 2029 के दरमियान साउथ कोरिया के द्वारा ऐसे इंजनों के प्रोटोटाइपों को निर्माण किया जाएगा और उसके बाद इंजनों के फुल फ्लेज डेवलपमेंट के काम को शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो खबर है ये अमेरिका को एक बहुत बड़े झटके के रूप में लग सकता है, क्योंकि अब तक साउथ कोरिया इस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंटों के लिए संपूर्ण रूप से अमेरिका के ऊपर निर्भर था। चाहे साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट हो या फिर हाल ही में जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में KF-21 बॉर्मेट जैसे एयरक्राफ्टों को बनाया गया है, इसमें असल में अमेरिकी इंजनों का ही इस्तेमाल हुआ है। FA-50 एयरक्राफ्टों में साउथ कोरिया के द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक के F-404 इंजनों को जहां पे इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे KF-21 बॉर्मेट एयरक्राफ्टों के लिए F-414 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। पर अगर साउथ कोरिया अपने खुद के इंजनों को डेवलप करने में सफल होता है तो इससे एक तरीके से अमेरिका के ऊपर से साउथ कोरिया के डिपेंडेंसी घटेगा और अमेरिकी इंजनों की जगह में साउथ कोरिया अपने एयरक्राफ्टों में अपने खुद के स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों माना जा रहा है कि साउथ कोरिया का ये जो इनिशिएटिव है मतलब नए इंजनों को डेवलप करने का जो इरादा है ये असल में नेक्स्ट जनरेशन के KF-21 बॉर्मेट एयरक्राफ्टों के लिए ही है या फिर इसके अपग्रेडेड वर्जनों के लिए है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के लिए साउथ कोरिया के द्वारा अपने ही देश में जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों को असेंबल किया जा रहा है और दोस्तों पहले साउथ कोरिया के तरफ से F-404 GE-102 इंजनों को असेंबल किया जाता था, लेकिन साल 2016 में एक एग्रीमेंट के अंतर्गत साउथ कोरिया के तरफ से F-414 GE-400 इंजनों को अमेरिका से खरीदा गया और दोस्तों इसके कुछ पार्ट्स का भी प्रोडक्शन साउथ कोरिया करता है और उसके असेंबली को भी साउथ कोरिया अपने ही देश में करता है, जिससे कि इन इंजनों का इस्तेमाल बॉर्मेट एयरक्राफ्टों में किया जा सके। और बेसिकली दोस्तों माना जा रहा है कि साउथ कोरिया को इंजन बनाने को लेके जो आइडिया आया है वो इन इंजनों के असेंबली प्रोग्राम से ही आया है और शायद इन इंजनों के डेवलपमेंट में भी इन असेंबली से मिले एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल साउथ कोरिया के द्वारा किया जाए। पर दोस्तों अगर साउथ कोरिया अपने इंजनों को सफलतापूर्वक बनाने में सक्षम होता है तो ये एक बहुत बड़ा घटना होगा, क्योंकि इससे अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद साउथ कोरिया शायद दुनिया का ऐसा नेक्स्ट देश बने जो अपने खुद के इंजनों को बनाने में सफल हुआ। हालांकि वहीं पे देखा जाए तो भारत की तरफ से भी अपने खुद के इंजनों को बनाने का प्रयास किया जा रहा है और भारत ड्राई कावेरी इंजनों को लेके एक सफलता हासिल कर चुका है, लेकिन 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन बनाना भारत का फिलहाल प्रमुखता है और दोस्तों इसके लिए फ्रांस के कंपनी
कंपनी मतलब सैफ्रॉन के साथ भारत का बातचीत चल रहा है और दोस्तों रिपोर्ट में अब दावा किया जा रहा है कि साल 2035 तक शायद भारत के खुद के इंजन भी तैयार हो जाए, जो कि सबसे पहले AMCA Mark II एयरक्राफ्ट में ही इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे साउथ कोरिया की तरफ से अमेरिका को ठेंगा दिखाने का तैयारी कर लिया गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ टर्की से भी एक बड़ा खबर आ रहा है। और दोस्तों ये टर्की का जो खबर है वो असल में अनका-3 अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल मतलब स्टेल्थ ड्रोनों को लेके है। हाल ही में दोस्तों टर्की के तरफ से अपने कान एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम देके एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया और दोस्तों इसके बाद टर्की दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जो कि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को सफलतापूर्वक उड़ाने में सक्षम हुआ। बेसिकली दोस्तों इस घटना के 2 दिन के बाद ही मतलब 28 दिसंबर के दिन ही टर्की के द्वारा अपने और एक अचीवमेंट को हासिल किया गया। और दोस्तों इस बार टर्की का जो अचीवमेंट था वो था अनका-3 स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल का फर्स्ट फ्लाइट। और दोस्तों इस टेस्ट को लेकर टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी किया गया, जहां पे क्लेम किया गया कि ये जो फर्स्ट फ्लाइट था ये करीबन 70 मिनट के लिए था और फर्स्ट फ्लाइट के दरमियान अनका-3 ड्रोनों ने करीबन 8000 फीट के ऊंचाई में 150 नॉट के रफ्तार मतलब करीब 277 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भरा। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अनका-3 एक संपूर्ण स्टेल्थ डिजाइन के अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जो कि फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बनाया गया है और इसमें किसी भी तरीके का कोई टेल सेक्शन नहीं है। और दोस्तों इन ड्रोनों के कॉन्सेप्ट को पहली बार की तरह टर्की के द्वारा साल 2022 के दिसंबर महीने में पब्लिक के सामने लाया गया था और इन ड्रोनों का जो पहला टैक्सी था वो साल 2023 के अप्रैल महीने में अंजाम दिया गया था, जबकि एक साल के भी कम समय के अंदर इन ड्रोनों के फर्स्ट फ्लाइट को टर्की के द्वारा अंजाम दिया गया। दोस्तों टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के तरफ से फिलहाल टर्की के अनका-3 अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल को लेकर कई तरीके के जानकारी फिलहाल पब्लिक के लिए अवेलेबल किया गया है। और दोस्तों इन जानकारियों के मुताबिक ये जो ड्रोन है ये 6.5 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैटेगरी का ड्रोन है, मतलब करीब हल्के वजन के ट्रेनर एयरक्राफ्टों के बराबर का वजन का है। और ये ड्रोन 44,000 फीट के मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड में मतलब करीब 13.5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर सकेगा, जबकि इसके जो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड है वो करीब 30,000 फीट मतलब 9 किलोमीटर के आसपास होगा। और 30,000 फीट के ऊंचाई में ये जो ड्रोन है ये लगातार 10 घंटा तक उड़ान भर सकेगा। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इसके जो मैक्सिमम स्पीड है वो करीबन 425 नॉट्स मतलब 790 किलोमीटर पर आवर होगा, जबकि इसके जो क्रूजर स्पीड है वो करीबन 250 नॉट्स मतलब 460 किलोमीटर पर आवर तक होगा। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री का यह भी दावा है कि अनका-3 ड्रोनों में टर्की के द्वारा एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये इंजन कौन सा इंजन है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दिया गया और ना ही इस इंजन के क्षमता के बारे में जानकारी दिया गया है। पर दोस्तों 6.5 टन के इस ड्रोन को लेके टर्किश कंपनी का दावा है कि ये ड्रोन के दोनों विंग के नीचे 2 इंटरनल वेपन बे होगा और हर एक इंटरनल वेपन बे में करीबन 650 किलोग्राम के पेलोड मतलब 1300 किलोग्राम के हथियारों को लगाया जा सकेगा और 100 किलोग्राम के हथियारों को आउटर अंडर विंग स्टेशंस में लगाया जा सकेगा। हालांकि वहीं पे ये भी दावा किया जा रहा है कि इसके मैक्सिमम लोड कैपेबिलिटी करीबन 1200 किलोग्राम होगा, मतलब ये जो क्षमता का जिक्र किया जा रहा है ये इसके मैक्सिमम क्षमता है। और जो विंग में अलग अलग हार्ड पॉइंट का क्षमता है वो असल में उतने तक ही पेलोड को कैरी कर सकेगा, लेकिन एक साथ शायद ये सभी हथियारों को इसमें लगाया ना जा सके। वहीं पे दोस्तों हथियारों को लेकर दावा किया जा रहा है कि टर्की के इन ड्रोनों में इंटरनल वेपन बे में कई तरीके के बड़े हथियार जैसे कि शॉर्म जे मिसाइल, MAM मिसाइल, मार्क 82 और बंकर बस्टर जैसे बॉम्ब्स को लगाया जा सकेगा। और दोस्तों जितने भी हथियारों का दावा टर्की की तरफ से अब तक किया गया है वो सभी हथियार असल में एयर टू ग्राउंड हथियार है और ऐसे में इन ड्रोनों को देख के यही लग रहा है कि शायद ये एक ग्राउंड अटैक ड्रोन हो। पर वहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत भी लगभग इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसे कि औरा या फिर घातक ड्रोन का नाम दिया गया और भारत की तरफ से ऑलरेडी इसके पहला फेज को कंप्लीट किया जा चुका है। पर ये जो औरा ड्रोन होगा ये असल में टर्की के ड्रोनों के मुकाबले में काफी बड़ा और वजन में काफी भारी और काफी अधिक पेलोड क्षमता वाला ड्रोन होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत के लिए अभी भी सक्सेस को हासिल करने के लिए कई तरीके के पड़ाव को पार करना बाकी है, जबकि टर्की के द्वारा अपना पहला सक्सेस का जो गाथा है वो लिख दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि टर्की के ये जो हथियार है क्या ये अमेरिका को एक बड़ा झटका दे सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।